गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है टूर दी फोर्थ सीरीज़ का डे 10 और आज भी एमसीक्यूज हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। और पहले कोटेशन देख लेते हैं क्या है। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती, किस विद्यार्थी की अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। बिल्कुल सही बात है कि पेपर डिफ़िकल्ट या इजी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर और आपकी चीज़ों को समझने की शक्ति पर। कुछ के लिए वो पेपर बहुत आसान है, कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ आप खुद भी देखते होंगे, जब आप तैयारी करे बिना कोई पेपर देते हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ समय बाद आप वही पेपर दोबारा देखते हैं तो वही पेपर बहुत आसान लगता है। तो सब नीड ऑफ द आर इज़ कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। बस चलिए, इसी के साथ अब हम लोग अपना सीरीज शुरू करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के वीडियो बैचेस अवेलेबल हैं लिटरेचर एंड ग्रामर के, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं टीजीटी के 4 राइटर्स, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स एंड जो है 4 राइटर्स है, ग्रामर है, लिटरेरी टर्म्स हैं ये, और इसके साथ स्टडी मटेरियल। यूपी पीजीटी में टीजीटी पीजीटी मिक्स है, 17 राइटर्स जो पीजीटी के हैं, 19 कुल मिला के 2 और हो गए जो मिल्टन और वर्ड्सवर्थ एंड शेक्सपियर, 19 हो गए। जो टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी करते हैं उनके और भी जो उसके आगे के जो भी, मतलब कुल मिला के जितने भी राइटर्स हैं आप लोगों के 17 राइटर्स, कुल 17 राइटर्स बैठते हैं। 15 + 2 17 राइटर्स, वो 19 नहीं है, 17 राइटर्स। और वो जो है आपके सारे पीजीटी के राइटर्स, सारे राइटर्स, उनके नोट्स और आपके लिटरेचर सब आपको मिलते हैं। ये वीडियो बैचेस हैं, जिन वीडियो बैचेस में आप लोगों को लेक्चर्स तैयार हैं, आपको सिर्फ सीक्वेंशियली उन्हें देखना है। इसके अलावा लाइव बैच भी चल रहा है और लाइव बैच के ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये हैं। चलिए, इसके साथ हम अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु कॉइन्ड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ये टर्म एक डेरोगेटरी टर्म था। ये टर्म किसी अच्छे उसके लिए नहीं दिया गया था, इट वॉज अ डेरोगेटरी टर्म। और किसने दिया था? फ्रांसिस जेफरे ने ये टर्म दिया था। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ और जो एल्डर रोमांटिक्स थे उनके लिए ये टर्म यूज करा गया था। मगर ये एक तरीके डेरोगेटरी ये था कि दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दिस। तो ये टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स दिया था, एक डेरोगेटरी टर्म फ्रांसिस जेफरे के द्वारा दिया गया था। फ्रांसिस जेफरे के द्वारा। Now question number 2, Wordsworth became the close friend of an intellectual and philosophical army officer with whom Wordsworth discussed politics. Who was he? पहले मैं आपको इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बताऊं। ये जो एक रेमनिसेंस, एक उनका एक रिकलेक्शन है एक इंसिडेंट का, जो उन्होंने प्रिल्यूड की बुक 9 में दिया है, रेजिडेंस इन फ्रांस में, जो उन्होंने बताया व्हेन ही वाज हार्डली 23 और 21 और 23 ईयर्स ओल्ड। तो वो जो है उनकी मुलाकात हुई थी एक फ्रेंच ऑफिसर से जिनका नाम था माइकल ब्यूपॉय। माइकल ब्यूपॉय से उनकी मुलाकात हुई थी जब वो फ्रांस में उनका स्टे था, और उनकी मुलाकात हुई थी। वो एक उनकी जो उनकी उससे बातचीत हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे उनके क्या विचार थे, ये सारी चीज़ उन्होंने इस चीज़ का वर्णन जो है वो प्रिल्यूड की बुक 9 में ये चीज़ बताई है, रेजिडेंस इन फ्रांस में। और ये माइकल ब्यूपॉय थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई, जिनका उन पर इन्फ्लुएंस पड़ा, और इन्होंने इस चीज़ को प्रिल्यूड में बताया। तो वर्ड्सवर्थ बिकेम द क्लोज फ्रेंड ऑफ माइकल ब्यूपॉय, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, फ्रेंच आर्मी ऑफिसर थे, जिनके साथ उन्होंने पॉलिटिक्स कभी अपनी यंग एज में डिस्कस की थी। Which work of William Wordsworth is called the magnum opus? Magnum opus का मतलब होता है एक बहुत अ ग्रेट वर्क, मास्टरपीस। वो कौन सा है? That is the prelude. प्रिल्यूड, एक मैं आपको एक चीज बताती हूँ। प्रिल्यूड, जो प्रिल्यूड का टाइटल है, वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन काल में, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रिल्यूड जब आई थी तो 1799 में ये 2 बुक्स में थी, ठीक है।
फिर उसके बाद 1805 में ये 13 में हो गई, और 1850 में यानी कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के काफ़ी समय के 3-4 महीने के बाद ये 1850 में, अब मैं आपको इसका बताऊं, इसका जो टाइटल है प्रील्यूड, वो उनकी वाइफ ने दिया था, मिसेस वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन इसका एक सब टाइटल है, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये जो टाइटल है, एक्चुअली इस टाइटल का क्या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, ये टाइटल वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को अपने जीवन काल में नाम नहीं दिया था। पोएम टू कॉलरिज पोएम कहा करते थे। जब वो अपनी बहन डोरोथी को लेटर्स लिखा करते थे तो उसमें कहते हैं कि दिस इज अ ग्रोथ ऑफ माई माइंड, तो वहाँ से ये टाइटल जो है वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, जब डोरोथी को वो लिखा करते थे लेटर्स, तो उसमें लिखा था कि दिस इज अ ग्रोथ ऑफ माई माइंड। तो यहाँ पर से ये टाइटल जो है वो लिया गया है, और ये जो है उसको सब टाइटल दिया गया ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, और ये उनका मैग्नम ओपस है। टाइटल प्रील्यूड का उनकी वाइफ ने दिया, सब टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड ये उनके लेटर्स में हमें, जो उन्होंने डोरोथी को लिखे, उन लेटर्स में ये लाइन जो है वो देखने को मिलती है। तो दैट इज जो मैग्नम ओपस है उनका, दैट इज द प्रील्यूड। द प्रील्यूड इज डेडिकेटेड टू कॉलरिज, ये सबको पता है कि प्रील्यूड कॉलरिज को डेडिकेटेड है। अब इसके रिस्पॉन्स में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज ने कौन सी पोएम लिखी थी? जी हाँ, कॉलरिज ने भी एक पोएम लिखी थी 1807 में, जिसका नाम था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि कॉलरिज जो है काफ़ी लंबा जो मतलब इस पोएम का जो प्रील्यूड है, प्रील्यूड का कुछ पार्ट जो है कॉलरिज ने पढ़ा था, उस पर अपनी उन्होंने समीक्षा भी दी थी, और इसके रिप्लाई में उन्होंने एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। By whom William Wordsworth was called a mountain the most massive in that lofty range which is called the romantic revival। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये विचार कि वो एक माउंटेन की तरफ है, रोमांटिक रिवाइवल लाने वाले हैं, वो किसने कहा था? ये कहा, ये शब्द हैं जेसी स्मिथ के, ये शब्द हैं जेसी स्मिथ के। Who said about William Wordsworth? He is the greatest poet of nature that our literature has produced। ये किसने कहा है कि he is the greatest poet of nature that our literature has produced? ये W.J. लॉन्ग ने उनके बारे में कहा है कि he is the greatest poet of nature that our literature has produced। Who calls moral Wordsworth a moral eunuch? इसके बारे में बताते हैं। ये कहा है P.B. शैले ने। आपको एक चीज पता होगी कि ब्राउनिंग ने उनको द लॉस्ट लीडर भी कहा है। अपनी पोयम लॉस्ट लीडर में ही उन्होंने उनको लॉस्ट लीडर भी कहा है। लेकिन आपको पता है कि शैले ने उनको मॉरल यूनक कहा क्यों था? वर्ड्सवर्थ ने अपने विचारों को चेंज कर लिया, अपने पॉलिटिकल व्यूज को चेंज कर लिया था। वो कंजर्वेटिव हो गए थे, वो टोरी हो गए थे। जब वो टोरी हुए, उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज चेंज करे, कंजर्वेटिव ज़्यादा हो गए, तो शैले ने उन्हें क्या कहा था? मॉरल यूनक। और ब्राउनिंग ने उन्हें लॉस्ट लीडर जो है वो अपनी पोयम में लॉस्ट लीडर जो है वो कहा है। सैमुअल कॉलरिज टेलर वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। सैमुअल कॉलरिज टेलर की एक बहुत ही फेमस जो है वो बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरी बायोग्राफी, जिसमें वो वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोइट्री है, डिक्शन, कि उन्होंने ये कहा है द लैंग्वेज ऑफ प्रो, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। तो इस चीज़ से कॉलरिज इत्तेफाक नहीं रखते, कहते देयर इज एंड देयर ऑट टू बी some difference between the language of prose and poetry, वो they cannot be similar, वो similar नहीं हो सकते। तो इस सैमुअल टेलर कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में। Who calls William Wordsworth one of the chief glories of English poetry? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कहा गया है वर्ड्सवर्थ को। इट वॉज मैथ्यू आर्नल्ड जो बिलोंग करते थे विक्टोरियन एरा को, उन्होंने वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। लंडन 1802 इज अ पेट्रियार्कन सोनेट
by English romantic poet Wordsworth, whom this poem is dedicated or addressed to. London 1802 एक पेट्रियार्कन सोनेट है. पहले पेट्रियार्कन सोनेट समझ लेते हैं. 8 और 6 लाइन में डिवाइडेड होता है. पहली 8 लाइन्स आर नोन एज ऑक्टेव, जिसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और लास्ट की 6 लाइन्स में उसका जवाब दिया जाता है. दैट इज सेस्टेट. इसकी फिक्स्ड राइम स्कीम होती है ए अब्बा अब्बा CDE CDE. लंदन 1802 जो पेट्रियार्कन सोनेट है. पेट्रियार्क एक इटालियन पोएट थे जो अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे. उसके बाद ये सोनेट जो है इंग्लैंड में आया. ये सोनेट वर्ड्सवर्थ ने सोनेट फॉर्म को रिवाइव किया था और उन्होंने कुल 500 से ऊपर जो हैं वो सोनेट्स लिखे हैं. although he was not very good at sonnet writing दो. तो जो है ये एड्रेस्ड है किसको? मिल्टन को. द सोनेट इज एड्रेस्ड टू जॉन मिल्टन. फिगर ऑफ स्पीच, इसमें ये बताना है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. ये भी वर्ड्सवर्थ की ही पोएम की लाइन है. शी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर. शी को फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर से कंपेयर किया गया है मगर कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं किए गए. ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? दैट इज मेटाफर. ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, इस सीरीज में मैं कई बुक्स में से क्वेश्चंस लेकर, और मेरा अपना तरीका है कि मैं क्वेश्चंस के साथ उसको एक्सप्लेनेशन देती हूँ. जैसा आप लोगों ने बुक्स में देखा भी होगा कि नीचे जो है वो एक खाने में एक्सप्लेनेशन दी रहती है. उस एक्सप्लेनेशन को मैं देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझा जाए तो ही आप उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं. अगर सिर पैर ही ना पता हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज who said Wordsworth was not a truly great poet but also the spoiled child of disappointment. ये शब्द विलियम हैजलिट ने कहे हैं जो उन्होंने क्रिटिकी दी है वर्ड्सवर्थ के ऊपर. और ये विलियम हैजलिट ये भी एक रोमांटिक ही राइटर थे. उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए ये कहा है कि ही वॉज नॉट वो एक एसेइस्ट भी थे कि वो एक अच्छे पोएट ही नहीं थे बल्कि स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में थे. मगर उन्होंने इसके अलावा ये भी किया है कि उनकी वीकनेस में देयर लाइज स्ट्रेंथ इन हिज वीकनेस, और अपनी इसी वीकनेस से ही वो एक महान पोएट जो है वो थे. तो ये किसने कहा है? ये विलियम हैजलिट के द्वारा कहा गया है. Who said Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस नहीं, कभी कभी ग्रेसफुल होते हैं और ओकेजनली इंस्पायर्ड. ये भी W.J. लॉन्ग के द्वारा ही कहा गया है. What is the other title of the poem My Heart Leaps Up? My Heart Leaps Up का जो अदर टाइटल है वो है द रेनबो. माई हार्ट लीप्स अप कि वो रेनबो को देखकर मेरा दिल जो है वो उछल जाता है. ये लाइन जो है माई हार्ट लीप्स अप का ही अनदर टाइटल है द रेनबो. इन विच लैंग्वेज द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिटरी रीपर में बहुत हद तक जो वो है बैलेड है और उसमें एक लड़की है हाईलैंड लास है जो गेलिक लैंग्वेज में गा रही है. इस पोएम की एक खूबी ये है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस, इट इज़ बेस्ड ऑन हिज फ्रेंड्स एक्सपीरियंस विल्किंसन, और उस पर ही आधारित इन्होंने ये पोएम सॉलिटरी रीपर लिखी है. और जो लड़की है वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही है? गेलिक लैंग्वेज में, विच इज़ जो है वहाँ की अपनी जो लैंग्वेज है, एक केल्टिक लैंग्वेज जो है वो उसमें गाना गा रही है. Earth has not anything to show more fair, dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. ये कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की लाइन्स हैं. ये भी एक पेट्रियार्कन सोनेट है जिसमें उन्होंने टेम्स रिवर के बारे में बताया है, ब्रिज के बारे में, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के बारे में बताया है. और उसमें कहते हैं कि मतलब इतना सुंदर सिटी है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. इतनी सुंदर जगह दिखा और नहीं अर्थ के पास जो इससे खूबसूरत चीज़ दिखाए
डल वुड ही बी सो ऑफ सोल, ये इन्वर्जन है फिगर ऑफ स्पीच क्योंकि इसमें वर्ड ऑर्डर को चेंज किया गया है। वो व्यक्ति बहुत ही डल होगा जो इस साइट को बिना अप्रिशिएट करे ही निकल जाए। तो ये लाइन्स हैं कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये एक सोनेट है, पेट्रियार्कन सोनेट। इसमें टेम्स रिवर के बारे में बताया गया। डियर गॉड द वेरी हाउस सीम अस्लीप, ये भी वर्ड्सवर्थ की ही पोएम्स की लाइंस हैं। इनमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाउसेस को सीम अस्लीप, ये अस्लीप एक एडजेक्टिव है, मगर ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रेडिकेटिवली यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होता है, ये प्रेडिकेटिवली यूज होता है। तो अगर कोई लिविंग एडजेक्टिव या एपिथेट किसी नॉन लिविंग को दिया जाता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आपने ये सुना होगा कि ट्रांसफर एपिथेट में एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो प्रेडिकेटिवली यूज़ किए जाते हैं, होते तो एडजेक्टिव्स ही हैं। तो इसमें बताया जा रहा है हाउसेस के बारे में, तो इसलिए कौन सा है? ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एपिथेट एक मतलब एडजेक्टिव ट्रांसफर किया जाता है किस पे? नॉन लिविंग थिंग पे लिविंग एडजेक्टिव ट्रांसफर कर देते। माइकल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज, माइकल जो कि एक माइकल जो पोयम है वो एक पेस्टोरल या नैरेटिव पोयम है। पेस्टोरल पोयम का मतलब होता है विच इज़ बेस्ड ऑन रूरल लाइफ। माइकल जो कि एक शेफर्ड है, 80 ईयर्स ओल्ड। उनकी वाइफ शी इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। उसका एक बेटा है ल्यूक, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। ही लॉस्ट टच ऑफ नेचर एंड एवरीथिंग जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड। उनकी जो कॉटेज है दैट इज इवनिंग स्टार। ये जो पोयम है कहानी कहती हुई पोयम है, इसीलिए ये एक नैरेटिव कहानी कहती हुई पेस्टोरल बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई इट्स अ पेस्टोरल नैरेटिव पोयम। विच मीटर डिड वर्ड्सवर्थ यूज इन हिज पोयम माइकल? मीटर जो इसमें यूज करा गया है दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक का मतलब होता है वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड पैटर्न एंड पेंटामीटर मीन्स 10 syllables। तो 10 syllables का मतलब होता है 5 feet, जिसमें से पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। Behold the child among his newborn blisses, a 6-year darling of a pygmy size, lines appear in। ये पोयम जो है वो कौन सी है? Ode on Intimations of Immortality, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी भी दी है कि सोल जो है वो मतलब जन्म के पहले और मृत्यु के बाद कहाँ रहती है। और ये इसमें उन्होंने चाइल्ड को प्रॉफिट भी कहा है, फिलोसोफर कहा है। इस चीज़ पर कॉलरिज डिड नॉट अग्री, जो है वो वर्ड्सवर्थ के साथ अग्री भी नहीं करते थे। तो 6 year डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, ये लाइन्स जो हैं वो किसकी हैं? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक, वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो इमेजिनेशन की थ्योरी दी है, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड, दैट इज इमेजिनेशन। According to Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोएट औरों से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा सेंसिबिलिटी होती है। वो उन चीज़ों में भी पोइट्री ढूंढ लेते हैं जो ऑर्डिनरी पीपल नहीं ढूंढ पाते। तो मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी होल्ड द व्यू। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी मैंने आपको बताया था कि ये एक पिंडारिक इरेगुलर ओड है और इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, कि सोल जो है वो कहाँ रहती है? हमारे मरने के बाद और जन्म लेने से पहले सोल लिव्स इन हेवन, हर सोल हेवन में रहती है। तो ये है इनका ये व्यू। विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France where he was witness to the middle stage। 1791 में जब वर्ड्सवर्थ थे वहाँ पर, तो उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिडिल स्टेजेस देखी। 89 में स्टार्ट हुआ था, 91 में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी,
Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young in heaven itself. तो ये उनकी लाइन्स थी और वो उस समय देख रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिडल स्टेजेस. दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Wordsworth learned that worst may build a princely throne on humble truth. ये जो लाइन्स हैं ये रॉबर्ट बर्न्स जिन्हें ये कहा जा सकता है कि ही वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल. और ये मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि ये एक वो पोएट थे जिन्होंने अपनी पोइट्री में एक रोमांटिक रिवाइवल की मतलब प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज माने जाते हैं. प्रीकर्सर जो है वो कहे जाते हैं और एक प्लूमन पोएट जो है जाने जाते थे. तो ये थ्योरी उन्होंने किससे ली है? रॉबर्ट बर्न्स से. Who called Wordsworth the egotistical sublime? Egotistical का मतलब क्या होता है? Egotistical का मतलब होता है, egoistical मतलब होता है the person who thinks about himself. और T बीच में जोड़ दो, the person who talks about himself. तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो इन्होंने ये टर्म यूज़ करी है, कीट्स ने यूज़ करी है. और उन्होंने इसमें कहा है कि वर्ड्सवर्थ एक ईगोटिस्टिकल सबलाइम है. ही ऑफन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. इन हिज पोएम्स ऑल्सो वी सी हिज इमेजेस ओनली. और नेचर की इमेज तो बैकग्राउंड में हो जाती है. ऐसा लगता है हम वर्ड्सवर्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ अपने बारे में ही कह रहे हैं, चाहे अननोइंगली ही हो. तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने टर्म दी है? दैट इज कीट्स. During his visit to France, Wordsworth fell in love with a girl named. जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस में थे तो उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था एनेट वेलन. एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड टू हर, बट उन्हें लौटना पड़ा था. और उनके इस समय एनेट जो है वो प्रेग्नेंट थी, जो उस समय उसकी बेटी हुई थी बाद में, कैरोलिन. और ये जो लव अफेयर है ये इसकी बारे में उन्होंने जूलिया एंड वॉड्राकूर में भी बताया है. Name the poem from which of the following words have been quoted. The gods approve the depth and not the tumult of the soul. ये पोएम है लाडोमिया, जो कि उनकी नैरेटिव पोएम है. ये पोएम जो है वो प्रोटेसिलाउस, जो कि एक ग्रीक वॉरियर था, उस पे और उसकी वाइफ लाडोमिया पर आधारित है. प्रोटेसिलाउस के को गॉड्स ने ये कहा था, मतलब गॉड्स का ये कहना था कि जब ट्रोजन वॉर छिड़ा था, जो सबसे पहले अपनी बलि चढ़ देगा, जो सबसे पहले दोनों तरफ में से जो सबसे पहले जिसको मारा जाएगा, विक्ट्री उसी की साइड होगी. तो इट वाज प्रोटेसिलाउस हु वाज किल्ड फर्स्ट इन द ट्रोजन वॉर. और जब उसकी पत्नी उसका जो है वो बिछोह सहन नहीं कर पाई, तो उसने जो है उसको हेट से वापस बुलाया. एंड उसके बाद वो कुछ समय बाद जो उसका जो घोस्ट था वो डिसअपियर हो गया. और इसमें ये कही गया द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल, कि गॉड्स को प्यार में गहराई चाहिए और कुछ नहीं. तो ये लाइंस जो हैं वो किसकी हैं? लाडोमिया, जो कि एक उनकी बहुत ही सीरियस पोएम है और इसके अलावा कहानी कहती. प्रोटेसिलाउस और ट्रोजन वॉर इसका बैकग्राउंड है. In which poem does Wordsworth write, come forth into the light of things, let nature be your teacher. ये लाइंस जो हैं वो टेबल स्टर्न की हैं. let nature be your teacher. In which poem do the following lines occur? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ये लाइंस डेफोडिल्स की लाइंस हैं. डेफोडिल्स जो पोएम है, गोल्डन कलर के डेफोडिल्स उनको दिखते हैं और वो कहते हैं कि वो ऐसे चमकते हैं आंखों के सामने, जो कि अकेलेपन का एक बहुत ही अच्छा एक परम आनंद है. तो ये लाइंस हैं किसकी? डेफोडिल्स की. ठीक है जी. तो चलिए आज के लिए बस सेशन, छोटा सा ही सेशन था, इतना सा ही सेशन था. छोटे छोटे सेशंस में रखती हूँ विद एक्सप्लेनेशन. और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जिससे कि आप लोग जो हैं अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो. गुड नाइट एंड गुड बाय.